नमस्कार साथियों, आज एक महत्वपूर्ण विषय आरटी जिसके बारे में आप सभी को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके घर में बच्चे होंगे, आपके आस पड़ोस में हो सकते हैं, आपकी फैमिली में हो सकते हैं, या जो भी बच्चे हैं, अगर आरटी के तहत प्राइवेट स्कूल में अब पढ़ाना चाह रहे हैं तो उसके लिए सेशन 2024-25 के लिए प्रक्रिया सरकार की तरफ से शुरू हो चुकी है। तो इसमें महत्वपूर्ण चीजें क्या क्या है, मैं आपके सामने पूरा जो दिशा निर्देश है दिखा रहा हूं। उसमें जो महत्वपूर्ण चीजें हैं वो शॉर्ट में आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि इसकी जो डिटेल है बहुत लंबी चौड़ी है। पूरा बताने में 2-4 घंटे लग जाएंगे। आपको महत्वपूर्ण जो आपके लिए जरूरी है वो चीजें मैं बताना जा रहा हूं। सबसे पहले हम बात करेंगे आरटी, कौन कौन पेरेंट्स आरटी के तहत स्कूल में पढ़ा सकते हैं। सबसे पहले जो जनरल कैटेगरी में जो भी पेरेंट्स हैं उनकी आय 2.5 लाख से कम होनी चाहिए, सालाना 2.5 लाख से कम होनी चाहिए। और जो ओबीसी के अंदर हैं उनके लिए भी यही नियम लागू होता है। उसके अलावा अगर बीपीएल में हैं आप तो आपके लिए फ्री होगा, ये क्राइटेरिया आपके लिए लागू नहीं होगा 2.5 लाख वाला, क्योंकि बिलो पॉवर्टी लाइन के अंदर ऑलरेडी आप हैं, या आप एससी या एसटी कैटेगरी के हैं तो इसमें भी आपके लिए क्राइटेरिया लागू नहीं होगा 2.5 लाख वाला। यस, अब हम बात करते हैं ये कौन सी क्लास में आरटी के तहत एडमिशन होता है। इस सेशन के अंदर गवर्नमेंट के द्वारा आप देखेंगे ये पूरा प्रवेश प्रक्रिया है। एंट्री लेवल कक्षा में प्रवेश, एंट्री लेवल कक्षा के अंदर एक तो है पीपी3 का अर्थ होता है जो क्लास फर्स्ट से नीचे 3 क्लासें होती है, पीपी3, पीपी4, पीपी5। एंट्री लेवल जो भी कक्षा है उसके अंदर एडमिशन होगा और फर्स्ट क्लास के अंदर एडमिशन होगा। एंट्री लेवल जो क्लास है देखो, इसके अंदर 25% बच्चों का इसके तहत एडमिशन निःशुल्क होता है, बाकी 75% जो बच्चे हैं वो नॉन आरटी के तहत पढ़ते हैं। और फर्स्ट क्लास के अंदर भी जो पीपी5 का मतलब होता है यूकेजी क्लास से प्रमोट होकर जो बच्चे आए हैं वो हो सकते हैं। प्रवेश के लिए पात्रता देखिए आप, इसके लिए कौन कौन बच्चे पात्र होते हैं। सबसे पहला जो नियम है, सबसे पहला वो आप ध्यान रखेंगे कि बालक गैर सरकारी विद्यालय के आसपास के परिक्षेत्र कैचमेंट एरिया में निवास करने वाला होना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण नियम है। जिस कैचमेंट एरिया क्या होता है इसके बारे में डिटेल में आपको दे रखा है, देखिए। राज्य के आरटी नियमों के अनुसार विद्यालय का परिक्षेत्र कैचमेंट एरिया क्या है। कैचमेंट एरिया शहरी क्षेत्र में संबंधित स्थानीय निकाय अर्थात नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिका जैसी भी स्थिति हो तथा ग्रामीण क्षेत्र में संबंधित ग्राम पंचायत निर्धारित किया गया है। अगर आप गांव में निवास कर रहे हैं तो उस ग्राम पंचायत के अंदर कोई भी स्कूल है वहां पर आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकेंगे। अगर शहर में निवास कर रहे हैं तो आपके सामने सारे दिखा रखे हैं, नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिका, उसके अंतर्गत जो भी स्कूल आ रहे हैं उस सब में आप अप्लाई कर सकते हैं। प्रवेश के समय शहरी क्षेत्र में विद्यालय से संबंधित वार्ड तथा ग्रामीण क्षेत्र में विद्यालय में से संबंधित गांव में निवास करने वाले बालक बालिकाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। जो सबसे निकट है, सबसे पास में है, उसको पहले प्राथमिकता दी जाएगी। अगर उस वार्ड के अंदर, जिस वार्ड में गांव आपका स्कूल है, वहां से बच्चे अगर मिल रहे हैं तो बाहर से नहीं लिया जाएंगे। इससे स्पष्ट होता है कि विद्यालय जिस वार्ड गांव में स्थित है वहां से वांछित संख्या में बालक बालिका उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में ही शेष शहरी निकाय ग्राम पंचायत से बालकों को प्रवेश दिया जाएगा। अब ये देखिए, आप बिल्कुल इसको हाईलाइट करके लिखा रखा है, किसी भी स्थिति में विद्यालय से संबंधित शहरी निकाय ऑब्लिक गांव पंचायत से बाहर निवास करने वाले बालक बालिकाओं का उस विद्यालय में प्रवेश के पात्र नहीं होंगे। बहुत सारे पेरेंट्स इस कंफ्यूजन में जीते हैं, या वो कंफ्यूजन होता है कि इस ग्राम पंचायत से मैं दूसरी ग्राम पंचायत में अप्लाई कर लूं और हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है। स्पष्ट आरटी के दिशा निर्देश में दे रखा है कि आप आपके गांव
जिस ग्राम पंचायत में है उसी ग्राम पंचायत में वो विद्यालय होना चाहिए, तभी आप ऑनलाइन अप्लाई कर पाएंगे। अब आप दूसरा पॉइंट देख रहे हैं, बालक दुर्बल वर्ग या असुविधाग्रस्त से संबंधित होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट जो माता पिता या जो पेरेंट्स आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है या असुविधाग्रस्त क्षेत्र में रह रहे हैं, जंगलों में रह रहे हैं, इस प्रकार के लोगों के लिए सुविधा है, न कि जो आर्थिक रूप से सक्षम है उनके लिए। क्योंकि जो आर्थिक रूप से सक्षम होगा वो तो ऑलरेडी ही अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा पाएगा। सरकार उन्हीं बच्चों का हेल्प कर रही है जो कहीं न कहीं कमजोर हैं, उनको उठाने का काम कर रही है। ये दुर्बल वर्ग के संबंध में पूरी डिटेल दे रखी है, ये इतना अपन नहीं देखेंगे। अब देखिए, ऐसे बालक जिनके अभिभावक की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए या उससे कम है। अब ये देखिए 18 मई 2020 के अनुसार असुविधाग्रस्त समूह में निम्नलिखित सम्मिलित है। अब कौन कौन से इसमें आ रहे हैं असुविधाग्रस्त समूह में? अनुसूचित जाति के बालक, एसटी, अनुसूचित जनजाति एससी, एसटी, अनाथ बालक जिसके माता पिता या माता या पिता दोनों में से कोई नहीं है वो हो गए। एचआईवी अथवा कैंसर से प्रभावित बालक अथवा एचआईवी अथवा कैंसर से प्रभावित माता पिता, संरक्षक के बालक, युद्ध विधवा के बालक, निशक्त बालक जो निशक्त व्यक्ति की परिभाषा केंद्र सरकार, या भी बहुत सारे डिटेल है, इसमें नहीं जाएंगे अपन क्योंकि अभी पिछड़ा वर्ग या विशेष पिछड़ा वर्ग, ऐसे बालक जिनके अभिभावकों की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए या उससे अधिक ना हो। जनरल और ओबीसी उसके लिए 2.5 लाख का क्राइटेरिया है। उसके अलावा एससी और एसटी के लिए ये 2.5 लाख जो आय वाला है ना, कोई इश्यू नहीं है। ऐसे बालक जिनके अभिभावक का नाम राज्य सरकार के ग्रामीण विकास विभाग, शहरी विभाग द्वारा तैयार की गई बीपीएल सूची, केंद्रीय सूची और राज्य सूची में सम्मिलित हो। अगर कोई बालक के माता पिता बीपीएल में है तो उनके लिए भी ये 2.5 लाख वाला क्राइटेरिया लागू नहीं होगा। बीपीएल है, इसका मतलब ऑलरेडी वो गरीबी रेखा में जी रहे हैं, इसलिए उनको सम्मिलित किया गया। ठीक है, अब देखिए आप आयुष, इस साल जो बच्चों के एडमिशन होने वाले हैं वो 2 क्लासों में होंगे। पिछले साल गवर्नमेंट ने जो दिशा निर्देश जारी किए थे उसमें 4 क्लासों के लिए दिया था, PP3, PP4, PP5 और फर्स्ट क्लास। इस समय 2 क्लासों के अंदर दिया है। एक तो आपका है PP3 जो प्री प्राइमरी क्लास और एक फर्स्ट क्लास। अब देखिए प्री प्राइमरी क्लास के लिए बच्चे की आयु क्या होनी चाहिए? उसकी आयु होनी चाहिए 3 वर्ष या उससे अधिक, परंतु 4 वर्ष से कम। फर्स्ट क्लास के अंदर अगर एडमिशन बच्चे का करवाना है तो उसकी आयु सीमा है 6 वर्ष या उससे अधिक, परंतु 7 वर्ष से कम। ये दोनों क्लासों में एडमिशन होगा और इस क्राइटेरिया में आपका बच्चा आ रहा है तो आप ऑनलाइन प्रोसेस को फॉलो करके कर सकते हैं एडमिशन। अब देखिए, विद्यालय में प्रवेश हेतु बालक बालिका की न्यूनतम व अधिकतम आयु इस वर्ष 31 जुलाई 2024 को पूर्ण होनी चाहिए। आयु की जो गणना होगी उसको किसको आधार मानना? आपको 31 जुलाई 2024 को आधार मान के 3 से 4 वर्ष, 6 से 7 वर्ष, इसको आधार मान के आपको कैलकुलेट करना है। अब देखिए, निःशुल्क प्रवेश हेतु निवास प्रमाण पत्र। अब बच्चे किस स्थान पर निवास कर रहे हैं उसके बारे में डिटेल दे रखा है। बालक अभिभावक के निवास से संबंधित तहसीलदार द्वारा जारी मूल निवास प्रमाण पत्र मान्य होगा। निवास से संबंध में बालक अभिभावक के अन्य वैधानिक दस्तावेजों के रूप में राशन कार्ड, आधार कार्ड, मतदान पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, बिजली का बिल 6 माह से पुराना नहीं हो, पानी का बिल 6 माह से पुराना नहीं। अब देखिए बहुत सारे डॉक्यूमेंट है, इसमें से कोई ना कोई डॉक्यूमेंट आपके पास अवश्य ही होगा। जो भी डॉक्यूमेंट आप लगाना चाहें, किसके लिए? निवास को आप प्रूफ करने के लिए, तो ये इसमें से कोई भी लगा सकते हैं। अब निःशुल्क प्रवेश हेतु दुर्बल वर्ग एवं असुविधा समूह से संबंधित प्रमाण पत्र। अब ये प्रमाण पत्र क्या है? आप अगर एससी में हैं तो एससी का सर्टिफिकेट होना चाहिए, अगर एसटी हैं तो एसटी का सर्टिफिकेट होना चाहिए। निःशुल्क
प्रवेश हेतु आयु से सबूत के लिए दस्तावेज। अब बच्चे का डेट ऑफ बर्थ किससे वेरीफाई होगी? अब देख सकते हैं प्रवेश के लिए आयु के सबूत के लिए जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1969 के अधीन बनाए गए नियमों के अधीन जारी किया गया जन्म प्रमाण पत्र मान्य होगा। यह प्रमाण पत्र उपलब्ध न होने की स्थिति में सबसे पहले आपके पास अगर डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट है तो ऑल इज वेल। अगर ये नहीं है तो इसकी स्थिति में क्या ऑप्शन दे रखे गवर्नमेंट ने? अस्पताल, सहायक नर्स और दाई रजिस्टर अभिलेख। अब इस के माध्यम से अगर कोई सबूत रिटर्न में मिल जाए तो वो काम में आ सकता है। आंगनबाड़ी अभिलेख, आंगनबाड़ी का सर्टिफिकेट मान्य होगा। आधार कार्ड, और आधार कार्ड में दे रखा है तो ये सारे आयु को वेरीफाई इसके लिए कर पाएंगे। उक्त में से कोई भी हो तो काम चल जाएगा आपका। परंतु ये ध्यान रखने की बात है, परंतु प्रवेश के उपरांत भौतिक सत्यापन से पूर्व बालक का जन्म प्रमाण पत्र बनवाकर विद्यालय में उपलब्ध करवाया जाना आवश्यक होगा। डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट जो है कंपलसरी है, आपके पास ये है तो सारी बीमारी खत्म। अब आगे चलते हैं। विद्यालय द्वारा इससे आपको कोई लेना देना नहीं है। प्रवेश हेतु टाइम फ्रेम। अब सबसे महत्वपूर्ण है टाइम फ्रेम। जब आप बच्चे का एडमिशन कराना चाहे, अगर आपने टाइम फ्रेम के अनुसार नहीं चले तो कुछ भी नहीं होने वाला है, क्योंकि पूरा ये सिस्टम बना हुआ है, उसका फिक्स समय निर्धारित है। उससे एक भी दिन आगे, क्योंकि पूरी सिस्टम ही ऑनलाइन है, अगर ऑनलाइन सिस्टम के अंदर एक सेकेंड भी, एक मिनट भी ऊपर नीचे होने पर आपका मान्य नहीं होगा। तो देखिए आप विज्ञापन जारी करना, दिशा निर्देश जारी करने के तत्काल बाद ये सारा काम हो गया है। निदेशालय का काम है, ये संबंधित विद्यालय का काम है, तो ये अपडेट करना, प्रोफाइल अपडेट करना, अभिभावक द्वारा ऑनलाइन आवेदन करना और दस्तावेज अपलोड करना, ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। ये सब अभिभावकों के लिए है। 3 अप्रैल 2024 से 21 अप्रैल 2024 तक काम कौन करेगा? ये संबंधित अभिभावक। जिन अभिभावकों को बच्चों का एडमिशन करवाना है उन्हीं को ये ऑनलाइन प्रक्रिया करवानी है। न तो इस पे स्कूल करेगा, न ही कोई दूसरा डिपार्टमेंट करने वाला है। आपको जो भी ऑनलाइन जानकारी रखता है या आपके घर पे भी कोई हो, ई मित्र के माध्यम से करवा सकते हैं। जो कंप्यूटर का ज्ञान रखते हैं वो उस फॉर्म को फिल कर सकता है, और इसके लिए कोई ज्यादा स्पेस जानकार होना भी जरूरी नहीं है। इन नियमों को पढ़कर आसानी से फॉर्म भर सकते हैं। अब देखिए अगला, ऑनलाइन लॉटरी द्वारा प्रवेश हेतु बालकों का वरीयता क्रम निर्धारण करना। अब क्या है, ये जो सिस्टम है ये भी गवर्नमेंट की तरफ से होता है। इसमें न तो स्कूल का कोई रोल होता है, कुछ नहीं। राज्य स्तर पर एनआईसी द्वारा ये काम होता है। राज्य ऑटोमेटिक उसमें बच्चे को मेरिट क्रमांक मिलते हैं 1 2 3 4 ऐसे। अब अभिभावक द्वारा ऑनलाइन रिपोर्टिंग करना, उसको क्रमांक मिलने के बाद में उसको लगेगा कि मेरे बच्चे का क्रमांक अच्छा है तो वो कौन सी स्कूल में दस्तावेज जमा कराना चाह रहा है उसके लिए वो कर लेगा। ये इसकी तारीख है। अभिभावक द्वारा ऑनलाइन रिपोर्टिंग करना 23 अप्रैल, अपने 21 तारीख खत्म हो गई, उसके बाद 23 अप्रैल 2024 से 30 अप्रैल 2024 में बहुत कम समय दे रखा। देखिए आप इस दौरान आपको अभिभावक का काम है कि रिपोर्टिंग स्कूल के अंदर करें। इस समय से समय निकला खत्म, कुछ नहीं होने वाला। विद्यालय द्वारा आवेदन पत्रों की जांच करना प्रथम चयनित विद्यालय द्वारा, ठीक है। इसमें ये स्कूल का काम है पूरा, गैर सरकारी विद्यालय ये काम करेगा, इसमें पेरेंट्स का कोई रोल नहीं है। अभिभावक द्वारा दस्तावेजों में संशोधन करना, अगर आपके द्वारा जो दस्तावेज अपलोड किए हैं उसमें कोई कमी है तो स्कूल उसको रिजेक्ट कर सकता है। फिर आप उसको सही डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे, वो वेरीफाई करने का काम सीबीओ ऑफिस के पास जाता है। ब्लॉक लेवल पर सीबीओ द्वारा इसको वेरीफाई किया जाता है। यस, उसके बाद देखिए शेष समस्त आवेदन ऑटो वेरीफाई करना, ये जो काम है अगर सीबीओ ने वेरीफाई नहीं किया तो ऑटो वेरीफाई हो जाएगा, सारे वेरीफाई हो जाएंगे। ये काम ऑटोमेटिक सिस्टम गवर्नमेंट का है, इससे हो जाएगा। पोर्टल द्वारा उपलब्ध आरटी सीट पर चयन करना प्रथम चरण आवंटन 21 मई 2024 से 25 जुलाई 2024 तक ये राज्य स्तर पर एनआईसी द्वारा
ये ऑटोमेटिक सिस्टम है, इसमें न तो पेरेंट्स का रोल है न स्कूल का रोल है। सिस्टम गवर्नमेंट के जो बने हुए हैं पोर्टल पे, वो ऑटोमेटिक सिस्टम से होता है। पोर्टल द्वारा उपलब्ध आरटी सीट्स पर चयन करना द्वितीय चरण। ये एक दो चरण होते हैं जिसमें रिपोर्टिंग करने के बाद में बच्चों का एडमिशन होता है। 26 जुलाई 2024 से 16 अगस्त 2024 तक राज्य स्तर पर एनआईसी द्वारा ये काम हो गया। पोर्टल द्वारा उपलब्ध आरटी सीट्स पर चयन करना और ये सारी प्रक्रिया बाद की है। सबसे पहले तो आपको ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करना है, और ये ऑनलाइन फॉर्म कैसे अप्लाई होता है उसके बारे में अब नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। उसमें पूरा डिटेल से आपको फॉर्म कैसे फिल करना है उसके बारे में बताया जाएगा। एक और चीज है, देखिए आप ध्यान रहे कि बालक जो आरटी के तहत किसी विद्यालय में प्रवेश ले चुके हैं, बालक जो आरटी के तहत किसी विद्यालय में प्रवेश ले चुके हैं वे पुनः आवेदन नहीं कर सकेंगे। किसी बच्चे ने किसी स्कूल के अंदर आरटी के लिए अप्लाई किया था, उसका सिलेक्शन हो गया, वो अप्लाई नहीं कर सकता। अगर किसी का सिलेक्शन नहीं हुआ है तो उसके लिए वो अप्लाई कर सकता। ये चीज ध्यान रखें आप। इसके लिए बहुत सारी बारीकियां, बहुत सारी ये जानकारी और है। इसकी पीडीएफ में आपको इसके साथ संलग्न करूंगा, क्योंकि इतना अगर आपको बताने जाएंगे बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा। ये देख सकते हैं आप, लॉटरी वरीयता में अनाथ बालक, दिव्यांग बालक जो केंद्र सरकार के अधिनियम 2016 में वर्णित है वो प्राथमिकता दी जाएगी। ये सारी चीजें नहीं, जिन बालकों द्वारा रिपोर्टिंग नहीं की जाएगी उसके द्वारा पूर्व में भरे गए चयन क्रम को ही अंतिम मान लिया जाएगा। इस प्रकार कोई भी बालक रिपोर्टिंग से वंचित नहीं रहेगा। ये सारे आपको एसएमएस के द्वारा जानकारी मिल जाएगी। उन सभी बालकों के दस्तावेजों को विद्यालय द्वारा सत्यापन की अंतिम तिथि के पश्चात ऑटो वेरीफाई किया जाएगा। ऑटो वेरीफाई हो जाएगा। अगर आप स्कूल भी कोई वेरीफाई नहीं कर रहा है तो ऑटो वेरीफाई हो जाएगा। ये सारे स्कूल के द्वारा क्या काम करने हैं वो लिखे गए हैं। ये भी आपके काम की चीज नहीं है। सीबीओ कार्यालय, ये भी आपकी चीज काम नहीं है। ये पूरा लंबा चौड़ा पूरा दिशा निर्देश है। आवेदन पत्रों की जांच, असुविधाग्रस्त बालक, केंद्रीकृत लॉटरी, ठीक है। ये सारी जो जानकारी मैंने आपको दी है कि ये अभी जो आपको नीचे दिखाई दे रहे हैं ये सब अलग अलग स्टेज में जब आप एडमिशन हो जाएगा उसके आगे की प्रक्रिया है कि कौन कौन सी चीजों का ध्यान रखना है। इसके बाद में और भी आपके लिए वीडियो बनाऊंगा जिसमें कैसे एक तो फॉर्म भरे जाते हैं, फॉर्म भरने की प्रक्रिया क्या है, उसके बाद और कहाँ कहाँ आपको सावधानी रखनी है कि आपके बच्चे का कोई भी किसी भी तरह से फॉर्म निरस्त नहीं हो और आपके बच्चे का एडमिशन हो। आप अपने आसपास में अपने साथियों को, किसी भी बच्चे का अगर आरटी के तहत एडमिशन होता है तो वो अभी 12th क्लास तक निःशुल्क प्राइवेट विद्यालय में पढ़ता है, अच्छे विद्यालय में पढ़ता है। तो आप अगर खुद किसी की हेल्प करते हैं, अगर आपका बच्चा नहीं है तो दूसरे की हेल्प करके भी आपका फॉर्म बच्चे को फिल करवाते हैं और उसका एडमिशन अगर आरटी के तहत होता है तो उसका भी पुण्य आपको मिलेगा, क्योंकि आपने उस बच्चे की हेल्प की है और वो निःशुल्क अच्छे विद्यालय में पढ़ रहा है। तो आप किसी न किसी रूप से, भले आपका बच्चा नहीं है, आपके पड़ोस में हो सकता है, आपके आसपास में हो सकता है, आपके रिश्तेदार में हो सकता है, तो सबको इस वीडियो के माध्यम से भेज करके और सचेत कर सकते हैं कि अभी आरटी के एडमिशन शुरू हो गए और आप उसका लाभ ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।